हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो जो कि हमारा है लीनियर अरेंजमेंट क्वेश्चन सॉल्विंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल फॉर एनमेट स्नैप महाराष्ट्र सीटी। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है हम सेट सेट नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। कौन सा? लीनियर अरेंजमेंट का। तो क्या स्पेशलिटी है उस सेट में, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो सेट है, जस्ट अ मिनट, सेट नंबर 4। तो ये जो सेट नंबर 4 जो है, ये सेट नंबर 4 जो है मल्टीपल रो पर बेस्ड सेट है। इस पर मल्टीपल रो। ठीक है, तो पहले जो है हमने सेट नंबर 1, सेट नंबर 2 एंड सेट नंबर 3, ये जो हमने डिस्कस किए प्रीवियस वीडियो में, ये कौन से इस पर बेस्ड था? ये सिंगल रो पर बेस्ड था। तो अब जो हम मल्टीपल रो वाले पढ़ने वाले हैं, ये भी बेसिक से रहेगा ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। और इन क्वेश्चंस को किस तरह से डील करना है उसके बारे में हम स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा वीडियो जो है 15 to 20 मिनट्स का रहेगा। अगर आप पूरा आपको लेंदी अगर लगता है वीडियो, तो आप जो है वीडियो को 1.25x स्पीड में भी देख सकते हैं, या फिर आप 1.5x स्पीड में भी देख सकते हैं। क्योंकि बिगनर लेवल स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो उनके लिए मुझे थोड़ा सा धीरे बोलना पड़ता है। आई होप कि आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये रहा हमारे सामने एग्जांपल 6, जिसकी मैं बात कर रहा था। ये मल्टीपल रो पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, मल्टीपल रो बेस्ड क्वेश्चन है लीनियर अरेंजमेंट का। किसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो है हम थोड़ी सी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर जो जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होगी उसे मैं नोट कर लेता हूँ। तो क्या कह रहा है? ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर 8 कलीग सिटिंग ऑन 2 बेंचेस अरेंज अपोजिट ईच अदर। तो फर्स्ट सेंटर से हमें क्या पता चलता है कि हमें कितने पर्सन दे दिए गए हैं? हमें दिए गए ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ये कितने पर्सन से? 8 पर्सन से। और किस तरह से बैठे हैं? ये एक रो में बैठे हैं, जिसमें कैसी रो में बैठे हैं? इस तरह से बैठे हैं। मतलब रो 1 में 4 पर्सन बैठे हैं और रो 2 में भी 4 पर्सन बैठे हैं। अब हमें इस क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे तो और थोड़ा सा हमें इसमें क्लैरिटी मिलेगी क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। ईच पर्सन फेसेस एग्जैक्टली वन अदर। ठीक है, ये सेंटेंस जो है हमारे ये जो दो रो बन रहे हैं, इसे भी थोड़ा सा सपोर्ट दे दे रहे हो, प्रूव कर दे रहे कि दो रो बनेंगे और एक दूसरे के अपोजिट में पर्सन बैठेंगे। तो फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन अबाउट देयर सिटिंग अरेंजमेंट। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें दी है, उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन का यूज करना है। तो आइए देखते हैं इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को हम किस तरह से यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉइंट 1 क्या कह रहा है हमें। तो पॉइंट 1 को अगर मैं देखूं, पॉइंट 1 क्या कह रहा है? पॉइंट ए क्या कह रहा है? ए इज नॉट सिटिंग एट एनी कॉर्नर। ठीक है, तो ये पॉइंट्स को, जैसे कुछ ऐसे पॉइंट रहते हैं, ए इज नॉट सिटिंग एट एनी कॉर्नर, तो इसे आप इस तरह से लिखना नहीं जरूरी कि ए जो है कॉर्नर पे बैठा है। आपको किस तरह से डायरेक्टली अप्लाई करना है। तो थोड़ा सा मैं स्पेस ले लेता हूँ ताकि हम इससे थोड़ा सा, इतना भी बहुत होगा, हम थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड में ले जाता हूँ। और अब हम इसे किस तरह से, अब देखिए क्या कह रहा है, ए इज नॉट सिटिंग एट एनी कॉर्नर। तो जैसे ही ये पॉइंट आ गया, आपको इसका मतलब क्या है कि आपको जो है सबसे पहले अरेंजमेंट्स को जहाँ प्लेस करेंगे हम, कहाँ पे प्लेस करेंगे अरेंजमेंट्स को हम। ठीक है, अरेंजमेंट्स को मैं यहाँ प्लेस करना चाहूंगा। थोड़ा सा यहाँ पर फर्स्ट प्लेस, यहाँ पर सेकंड प्लेस, यहाँ पर थर्ड पर्सन बैठेगा और यहाँ पर फोर्थ पर्सन बैठेगा। फिर अगर हम देखें यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, फिर अगेन यहाँ सेकंड पर्सन, फिर अगेन यहाँ थर्ड पर्सन और फिर अगेन यहाँ फोर्थ पर्सन। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं स्पेस क्लियर कर लेता हूँ। ये तो मैंने एग्जांपल के लिए शो किया था, इस तरह से इतने छोटे आपको नहीं बनाने अरेंजमेंट। तो ये क्या किस तरह से बनेंगे? पॉइंट ए क्या कह रहा है हमें? ए इज नॉट सिटिंग एट एनी कॉर्नर। तो ये पॉइंट को आप जो है साइड में लिखने के बजाय, जिस ये पॉइंट नंबर ए जैसे अगर पॉइंट एग्जाम में आते, तो इन्हें आपको डायरेक्टली अप्लाई करते जाना है कि क्या कह रहा है, ए इज नॉट सिटिंग एट एनी कॉर्नर। तो यहाँ पर ए कॉर्नर पे नहीं बैठा है, कॉर्नर यहाँ पर भी कॉर्नर पे ए नहीं बैठा है, यहाँ पर भी कॉर्नर पे ए नहीं बैठा है। तो इस तरह से आपको लिख लेना है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी क्वेश्चन में। ठीक है, और क्या कह रहा है? जी इज एट वन ऑफ द एक्सट्रीम, वन ऑफ द कॉर्नर। तो पॉइंट 1 क्या कह रहा है? जी जो है कॉर्नर पे है। अब जी कौन से कॉर्नर पे है हमें पता नहीं है, तो अभी इस पॉइंट को हम होल्ड पर रखेंगे। लेकिन अगर सेकंड पॉइंट में हमें कोई लिंक मिलती है, तो हम जो है जी वाले पॉइंट, फर्स्ट वाले पॉइंट को अप्लाई कर देंगे।
पॉइंट बी क्या कह रहा है, जी एंड एफ आर ऑन द सेम साइड एज सी, जी एफ आर ऑन द सेम साइड एज सी। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है कि मतलब जहां पर जी और एफ है ना, अगर जी और एफ अगर ऊपर वाली रो में रहा तो ये सी भी ऊपर वाली रो में आएगा, अगर जी एंड एफ अगर नीचे वाली रो में बैठा है तो वो नीचे वाली रो में कौन आएगा, सी आएगा। तो इस तरह से ध्यान रखना है। तो हमें एक रो में सब ये रो नंबर 1 या रो नंबर 2 में कहीं पर भी बैठ सकती है जी एफ सी। तो लेकिन हमें क्या मिल गया कि जी एफ और सी ये एक ही रो में बैठे हुए, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये जरूरी नहीं है कि एक दूसरे के जस्ट साइड में बैठे हो, ऐसा कुछ पॉइंट में मेंशन नहीं है। अब सिमिलरली अगर हम पॉइंट थ्री अगर देखिए, क्या कह रहा है पॉइंट थ्री, ठीक है, ये हिज नहीं है, यहाँ पर ये एच है, एच इज सिटिंग एग्जैक्टली अपोजिट ए। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, एच एक पर्सन है जो कि एग्जैक्टली अपोजिट किसके बैठा है, ए के बैठा है। एंड एंड ऑन द सेम साइड एज ई, ठीक है। एच के बारे में पूरा सेंटेंस जो है एच के बारे में बात कर रहा है, एच इज सिटिंग एग्जैक्टली अपोजिट है, ये पॉइंट हमने नोट कर लिया। और क्या कह रहा है, एच एच की बात आ रही, अगर ये यहाँ पर एंड आ गया ना, कोई भी सेंटेंस के बीच में एंड, तो ये एंड क्या शो करता है, एंड जो है ना, जो फर्स्ट पर्सन जो जिसके बारे में बात की गई थी, किसके बारे में बात की गई थी पॉइंट सी में, एच के बारे में। एच के बारे में क्या कहा गया था कि एच जो है ए के अपोजिट में बैठा है, और एच सिर्फ ए के अपोजिट नहीं बैठा है, और एक और पॉइंट कनेक्ट कर रहा है एच से, वो क्या कह रहा है, एंड ऑन द सेम साइड एज ई, मतलब एच किसके सेम साइड में बैठा है, ई के सेम साइड में एच बैठा है। तो ये पॉइंट भी आपको नोट करना है। ये रहा आपका सी पॉइंट। डी पॉइंट क्या कह रहा है, डी एंड बी हैव एक्जैक्टली 1% बिटवीन देम। पॉइंट फोर को इस तरह से साइड बाय साइड लिख लीजिए, डी और बी के बीच में कोई एक पर्सन बैठा है, ठीक है। तो डी हो सकता है लेफ्ट में बैठा हो, या हो सकता है लेफ्ट के बजाय ये राइट में भी बैठा हो, लेकिन इसके बीच में एक एग्जैक्टली वन पर्सन है, ये हमें फिक्स इन्फॉर्मेशन मिल गई है। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, ई इज सिटिंग इन वन ऑफ द कॉर्नर सीट, ठीक है। ये भी मतलब ये ई जो है यहाँ पर बैठा है, कॉर्नर सीट में बैठा है। तो ये जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें ध्यान रखना होगा कि कॉर्नर सीट में बैठा है। फिर क्या कह रहा है, एंड एग्जैक्टली अपोजिट सीट। तो एक ही पॉइंट में हमें दो इन्फॉर्मेशन मिल गई, क्या कि ई जो है कॉर्नर सीट पे बैठा है, और ई जो पर्सन है वो एग्जैक्टली अपोजिट किसके बैठा है, सी के अपोजिट बैठा है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है पॉइंट्स को लिख सकते हैं। पॉइंट फाइव जो है हमने ये भी लिख लिया। अब सिक्स्थ पॉइंट फटाक से लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं। सिक्स्थ पॉइंट क्या कह रहा है, डी इज सिटिंग डायगोनली अपोजिट सी, मतलब अगर डी यहाँ पर है ऊपर वाली रो में तो सी यहाँ बैठा होगा, या फिर अगर डी इस तरह से राइट में बैठा है तो सी कहाँ बैठा होगा, यहाँ पर। ये जो इसे हम डायगोनली अपोजिट कहते हैं, किसको, इसे। और इसे भी हम डायगोनली अपोजिट कहते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 6 को किस तरह से यूज करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब जो है हम सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट से अप्लाई करना शुरू करेंगे। क्या कह रहा था, जी जो है कॉर्नर पे बैठेगा, तो हमारा हमें जो चार पर्सन चाहिए थे जो रो वन में बैठ रहे हैं, वो कौन से चार पर्सन है, वो हमें मिल गए हैं, ठीक है। तो जी कौन कौन से रो वन में बैठे हैं, जी एफ और ये सी, ये तो साथ में ही बैठे हैं, ठीक है ना। पॉइंट वन के पॉइंट टू के हिसाब से जी एफ सी एक ही रो में बैठे हैं। और फिर हमें क्या बताता है, अब क्योंकि जैसे जी एफ सी, तो थर्ड पॉइंट को अगर हम इससे कनेक्ट करें, पॉइंट नंबर टू को अगर पॉइंट नंबर थ्री से कनेक्ट करें, तो क्या कनेक्ट होके आ रहा है कि सी सी है यहाँ पर, ठीक है। और सी के अपोजिट में कौन है, ई। तो मतलब यहाँ पे सी के अपोजिट में ई है, ठीक है। और फिर इसका एक और क्या मीनिंग निकल के आया इसी पॉइंट से, कि जो एच जो है, अब क्योंकि ई जो सी के अपोजिट में है तो यहाँ पर ए आने आएगा, ए यहाँ पर राइट में आएगा या फिर लेफ्ट में आएगा, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो इससे क्या पता चलता है हमें, ठीक है, इससे क्या पता चलता है हमें कि जो एच जो है वो जी एफ सी के साथ में आएगा, एच कहाँ पर आएगा, जी एफ सी में। अब ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, ये थोड़ा सा मैंने ऊपर लिख दिया था तो ये आपको कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन आपको किस तरह से सोचना है इस पॉइंट नंबर टू और थ्री को, कि जी एफ सी तो जो कोई भी रो हो, ये तीनों पर्सन साथ में आने वाले। फिर ये अगर तीनों पर्सन साथ में आ गए तो इसका मतलब एक फोर्थ प्लेस खाली बचेगी, और फोर्थ प्लेस पे आने के लिए सिर्फ एक सिंगल पर्सन आ सकता है, ठीक है। तो क्या अगर ये सिंगल पर्सन ही आ सकता है, एच ही आ सकता है, अगर क्या, नहीं एच नहीं आएगा यहाँ पर, मैंने ही मिस्टेक कर दी जरा, एच नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ए आएगा, ठीक है। और ये एच जो है सेकंड वाली रो में आएगा, तो इसी मैंने मिस्टेक मैंने ही खुद कर दी, ठीक है।
तो ये ई एच क्योंकि एक ही रो में थे, जो कि पॉइंट नंबर 3 बता रहा है कि एच और ई एक ही रो में थे, और ई के अपोजिट में कौन था, सी, और एच के अपोजिट में कौन था, ए। तो इससे हमें पता चल गया कि फर्स्ट रो में कौन आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है हमारा जी एफ सी ए, और सेकंड रो में कौन आ रहा है, ई एच आ रहा है, और रिमेनिंग पर्सन कौन कौन से रिमेनिंग पर्सन है अगर हम देखें तो, अब हमारे रो ए आ गया, बी नहीं आया, सी आ गया, डी नहीं आया, ई आ गया, यस, एफ आ गया, यस, जी आ गया, यस, एच आ गया। इसका मतलब दो ही पर्सन बचे, वो दो पर्सन कौन है, बी और डी। अब हमें पता चल गया कि रो नंबर 1 में कौन है, ठीक है, रो नंबर 1 में कौन है पता चल गया, रो नंबर 2 में भी पता चल गया कि कौन है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि हमें इन्हें प्रॉपरली अरेंज करना है कि कौन किसके अपोजिट बैठा है। तो सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन का हम यूज करेंगे, किस तरह से यूज करेंगे इंफॉर्मेशन को, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसे साइड में कर लेता हूँ ताकि आपको स्पेस मिल जाए। तो जी एफ सी ए जो है रो 1 में आएंगे, ठीक है। तो किस तरह से यूज करेंगे, अब अनदर इंफॉर्मेशन को अगर हम देखें तो जी जो है कॉर्नर पे आएगा, ठीक है। ये जी जो है या तो इस कॉर्नर पे आएगा या इस कॉर्नर पे आएगा, लेकिन अब हमें पता नहीं कौन से कॉर्नर पे आएगा, तो हम क्या करेंगे, दूसरे पॉइंट को एक्सप्लोर करेंगे। अब इसे क्या कह रहा है, एक और पॉइंट क्या कह रहा है कि थर्ड पॉइंट कह रहा है कि ई जो है वो कॉर्नर सीट लेगा, ठीक है। अगर ई अगर कॉर्नर सीट लेगा, और ठीक है, इसे किस तरह से यूज करेंगे, जस्ट अ मिनट। तो अब क्या हो रहा है कि अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इंफॉर्मेशन आ रही है, मतलब आपको जो है केसेस बनानी पड़ेगी। अब किस तरह से हम केसेस बनाएंगे, थोड़ा सा मैं अगेन स्पेस ले लेता हूँ, देखते हैं, आपको मैं थोड़ा सा शो करता हूँ हम किस तरह से केसेस बनाएंगे। तो सबसे पहले जो है, अब हमें क्या पता चल गया था कि जी एफ सी ए, थोड़ा सा मैं और इसे क्लियर कर देता हूँ, जी एफ सी ए ये जो है रो 1 में है, फिर ये बी डी ई एच ये कौन से रो में है, ये रो 2 में है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा और स्पेस क्रिएट हो जाएगा, मैं ये थोड़ा रिमूव कर दूंगा, ठीक है, ये मैंने रिमूव कर दिया। अब हमारे दो केसेस बनने वाले हैं, वो दो केसेस किस तरह से बनेंगे मैं आपको शो करता हूँ। आप चाहे तो एक एक केस ही बना सकते हैं, लेकिन आपको जो है फिर आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे कि अगर मैं सिंगल केस में अगर आपको निपटा दूं, वैसे मैं सिंगल केस में भी इसके आंसर्स फाइंड कर सकता हूँ, लेकिन आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसे किस तरह से करेंगे, हम दो केसेस बनाएंगे इसके लिए। ये भी थोड़ा सा और स्पेस ले लेता हूँ। यहाँ पर हम अरेंजमेंट्स बनाएंगे, एक पर्सन यहाँ पर, सेकंड पर्सन यहाँ पर, थर्ड पर्सन यहाँ पर, फोर्थ पर्सन यहाँ पर, फिर ये यहाँ से तरह से। तो ये हमारे दो रो बन गए, रो नंबर 1 एंड रो नंबर 2, रो नंबर 1, रो नंबर 2। ये ऊपर का जो है केस नंबर 1 है, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में इसके लिए मैं दो केसेस बना रहा हूँ, अदरवाइज एक केसेस में अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे, एडवांस लेवल पे है, तो आप जो है एक ही, आपको दो दो केसेस बनाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली स्किप करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम लिख लेंगे कि ए यहाँ पर नहीं आएगा, ए यहाँ पर नहीं आएगा, ए यहाँ पर नहीं आएगा, फिर अगेन ए भी यहाँ पर नहीं आएगा। अब हमें क्या, फर्स्ट हमने क्या कंसीडर करा था कि जी एफ सी ए जो है रो 1 में आएगा, और बी डी ई एच जो है सेकंड रो में आएगा। अब यहाँ के सेकंड केस में क्या करेंगे कि बी डी ई एच ये रो 1 में आएगा, और ये अगेन जी एफ सी ए सेकंड रो में आएगा। अब पहले केस को हम सॉल्व करेंगे, पहले केस को सॉल्व करेंगे तो आपको जो बेटर अंडरस्टैंडिंग थोड़ा मतलब, अदरवाइज क्या है, आइए देखते हैं क्या है इसमें। थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हो रही है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है कुछ रिकॉर्डिंग में, ठीक है। तो जी एफ सी है, अब जी क्या कह रहा है, जी जो है कॉर्नर में है, ठीक है। अब जी अगर कॉर्नर में है, तो अगर हम जी को कॉर्नर में रखना है, तो क्या हम जी को कॉर्नर पे रख सकते हैं। तो जी को अगर हमने कॉर्नर पे रखना है तो ठीक है, सबसे पहले अगर हम जी को कॉर्नर पे रखें, तो जी को अगर हम कॉर्नर पे रखेंगे, तो आप यहाँ पर भी रख सकते हैं जी को, या यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो मैं जो है इसे पहले यहाँ रखूंगा जी को, ठीक है। अब जी हमें यहाँ रख दिया, प्लेस कर दिया। अब ये क्या कह रहा है कि ई जो है ये कॉर्नर प्लेस पर बैठेगा, ठीक है।
अब ई को अगर हम यहाँ पर ई को अगर हम यहाँ रख देंगे ना, यहाँ पर, अब ई को यहाँ रख दिया, या आप इस तरह से देख सकते हैं, आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट ठीक है स्टिल इसे फॉलो कीजिए अभी जो मैं कह रहा हूँ। तो जी हमने यहाँ प्लेस कर दिया एक कॉर्नर प्लेस पर, और अगर हम सेकंड थर्ड पॉइंट को यूज करें कि ई को अगर हम कॉर्नर पॉइंट पे रखें, ई को अगर हम फोर्थ पॉइंट को यूज करें कि ई जो है कॉर्नर पॉइंट पर बैठा है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि इसके अपोजिट में तो सी आना चाहिए था, कौन आना चाहिए था, सी। लेकिन यहाँ पर हमने ऑलरेडी जी को फिक्स्ड पोजीशन दी है, तो इसका मतलब क्या है कि ई यहाँ पर आ नहीं सकता, ठीक है, ई यहाँ पर आ नहीं सकता। तो ई को हम अगर अगर हमें रखना है तो ई को हम कौन से कॉर्नर पॉइंट पे रख सकते हैं, तो एक ही कॉर्नर पॉइंट बचा है ई के लिए, वो है ये। और इसके अपोजिट में हम किसे रखेंगे, इसके अपोजिट में हम सी को रखेंगे। तो ये हमारा ये पेयर बन गया। अब हमारा कौन बचा, एच बचा और ए बचा, ठीक है। तो एच और ए, तो यहाँ पर दो प्लेसेस बची है एच के लिए, एच के लिए यहाँ पर दो है और ए के लिए यहाँ पर दो है, तो इस पॉइंट को भी होल्ड पर रखेंगे। फिर हम पॉइंट नंबर, हमारा थर्ड का आधा, पॉइंट नंबर 3 का आधा पॉइंट यूज हो चुका है। पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है हमें, पॉइंट नंबर 4 कह रहा है डी और बी के बीच में एक पर्सन है। तो क्या डी डी या बी में से किसी की पोजीशन हम फाइंड कर सकते हैं, तो ये फाइंड कर सकते हैं हम किससे, पॉइंट लास्ट पॉइंट के थ्रू। पॉइंट नंबर 6 क्या कह रहा है, डी इज सिटिंग डायगोनली अपोजिट सी। तो सी अगर यहाँ पर है, सी अगर सी अगर यहाँ पर है तो उसका मतलब है डी यहाँ पर है। आई थिंक अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। तो अगर सी यहाँ पर है तो डायगोनली अपोजिट डी की पोजीशन कहाँ आएगी, यहाँ पर आएगी। ये भी हमने कौन से पॉइंट से, लास्ट पॉइंट से कर दिया। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, फिर ये पॉइंट को यूज करेंगे पॉइंट नंबर 4 को, क्या है कि डी और बी के बीच में एग्जैक्टली वन पर्सन है। तो डी, तो अभी राइट में तो कोई जा नहीं सकता, इसका मतलब लेफ्ट में ही होगा, यहाँ पर कोई पर्सन होगा और बी यहाँ पर बैठा होगा। अब ये कौन एक पर्सन है ये हमें फाइंड करना है, तो ये पर्सन कौन सा है, ये पर्सन है एच, क्योंकि ई बी डी ऑलरेडी आ गया। तो बचा कौन, एच, एच हमने यहाँ लिख दिया। और हमारा पॉइंट क्या कह रहा है कि एच के जस्ट अपोजिट में कौन बैठा है, ए बैठा है, तो ए यहाँ पर आ गया। अब सी ए जी को अपनी पोजीशन मिल गई, सी ए जी को, तो बचा हुआ कौन रहा, एफ, तो एफ यहाँ पर आ गया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब आपका, अगर आप इसे रिवर्स भी करते ना, अगर बी डी ई एच को अगर रो 1 में लेके जाते और जी एफ सी ए को रो 2 में लेके आते, तो ये जो अरेंजमेंट है सिमिलर ऐसा ही बनना था, ठीक है। ये जो था, अगर मैं आपको फिर से बना के दिखाऊं, अगर आपको जो पॉइंट मैं आपसे कह रहा हूँ कि रिवर्स भी कर देते तो आपको जो है सिमिलर मिलता। अगर जैसे मैंने पॉइंट कहा, तो अब क्या करेंगे हम, इसे रिवर्स कर देंगे। तो जी को अब क्या करेंगे, मतलब इसी को मैं प्रूव करता हूँ कि अगर आप जो है ये पॉइंट को सी एफ ए जी को, ये जी एफ सी ए को अगर नीचे लिख देते और बी डी एच को भी ऊपर लिख देते, तो ये एक जैसा ही अरेंजमेंट बनता। किस तरह से एक जैसा बनता आप देखते हैं। अब क्या कह रहा है कि, ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या कर दिया, जी को प्लेस कर दिया। क्या कहना था, कौन से पॉइंट के कारण, फर्स्ट पॉइंट की, क्या कह रहा था फर्स्ट पॉइंट, जी इज एट वन ऑफ द कॉर्नर, तो हमने जी को कॉर्नर पे रख दिया। अब अगर हम पॉइंट देखें, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, तो क्या कह रहा है, ई इज सिटिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर्स। अब ई को अगर हम कॉर्नर पे देखें तो ई कौन से रो में है, ई जो है रो नंबर 1 में है। तो अगर ई को अगर हम इस कॉर्नर पे रखेंगे तो इसके अपोजिट में कौन आना चाहिए था, अगर ई यहाँ बैठा था तो यहाँ पर सी आना चाहिए था, लेकिन हमने ऑलरेडी किसे फिक्स्ड पोजीशन दे दी है, जी को दे दिए। तो ई जो है यहाँ पर नहीं आ सकता। तो ई को कहाँ पर आना पड़ेगा, ई को यहीं पर ही आना पड़ेगा। ई के अपोजिट में कौन आएगा, सी आएगा, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट देखिए हम, सिक्स्थ पॉइंट क्या कर रहा है, डी इज सिटिंग डायगोनली अपोजिट सी। तो सी यहाँ पर बैठा है, तो इसका डायगोनली अपोजिट कहाँ आएगा, इसका डायगोनली अपोजिट यहाँ पर आएगा, कहाँ पर, यहाँ। तो यहाँ पर हमने डी लिख दिया, ठीक है, यहाँ हमने डी लिख दिया। अब हमें बीच की दो पोजीशंस फाइंड करनी है, तो इसे किस तरह से फाइंड करेंगे, तो इसे फाइंड करना है तो अगर हम देखें तो इसके लिए हमें पॉइंट नंबर 4 का यूज करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है, डी और बी के बीच में एक पर्सन है, तो डी, अब डी से अगर हम राइट में देखें तो कोई भी नहीं है, तो डी से यहाँ पर ही आना चाहिए, यहाँ पर कोई पर्सन होगा और इससे ये गैप के बाद यहाँ पर बी पर्सन बैठा हुआ है। क्या कह रहा है, डी एंड बी हैव एग्जैक्टली वन पर्सन इन बिटवीन देम, तो हमने ये भी कर दिया। अब इस पॉइंट 4 को पता लगाने के बाद हमें क्या पता चलता है,
इससे क्या पता चलता है पॉइंट नंबर 4 यूज करने से कि डी एंड बी हैव एक्जेक्टली 1%। तो पॉइंट नंबर 4 यूज कर लिया। अब इससे क्या पता चलता है कि इससे ये पता चलता है कि जो हमने पॉइंट दिया गया था पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा था कि एच इज सिटिंग एग्जैक्टली अपोजिट है। तो एच एच कहाँ पर आ रहा है, एच आ रहा है रो 1 में। तो एच के लिए पोजीशन कौन सी बची, यही बची। ठीक है, इस तरह से भी देख सकते हैं। और फिर इसके अपोजिट कौन आ रहा है, ए आ रहा है। अब सी ए जी 3 पर्सन आ गए, सी ए जी। अब कौन बचा, सिर्फ एफ ही बचा, तो हम यहाँ पर एफ लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा अरेंजमेंट्स बन के आ गया। तो देखा आपने, बिल्कुल। अगर आप ये जैसे मैंने पॉइंट जो कह रहा था कि अगर हम सिमिलरली इन्हें जी एफ सी ए को अगर रो 2 में भी लेके जाते हैं तो हमें सिमिलर अरेंजमेंट ही मिलता है। अगर अब जो है, अब हम इसे आंसर्स के थ्रू देखेंगे। आपने इस सॉल्यूशन का जो है स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर रहा हूँ। तो आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चंस को देखेंगे हम। तो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, हु अमॉन्ग दिस इज एट अ कॉर्नर पोजीशन। क्या एच कॉर्नर पोजीशन पे है, बिल्कुल नहीं। अरेंजमेंट्स में देखे तो नहीं। जी क्या कॉर्नर पोजीशन पे है, हाँ है। क्या एफ कॉर्नर पोजीशन पे है, नहीं है। क्या बी कॉर्नर पोजीशन पे, बिल्कुल नहीं। क्या ए कॉर्नर पोजीशन पे, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या इसमें एक और क्वेश्चन है, तो हम देखेंगे थोड़ा सा। ये रहा आपका अरेंजमेंट्स में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, हु इज सिटिंग डायगोनली अपोजिट ई। तो डायगोनली अपोजिट ई कौन है, तो डायगोनली अगर हम देखें अपोजिट ई के, तो ई जो है कॉर्नर पे बैठी है यहाँ पर। तो इसका डायगोनली अपोजिट कौन होगा, इसका डायगोनली अपोजिट भी कॉर्नर वाला ही पर्सन होगा, जो कि है जी। अगर नीचे का अरेंजमेंट देखे तो ई यहाँ पर बैठा है, और इसका डायगोनली अपोजिट कौन है, ये भी जी है। तो दोनों ही अरेंजमेंट्स हमें सिमिलर आंसर दे रहे हैं। तो इसका आंसर कौन है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है पॉइंट नंबर 5, जो कि है जी। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन जी एंड सी। तो जी एंड सी के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं। थोड़ा सा मैं इतना रब कर देता हूँ ताकि आपको जी एंड सी बताऊं। तो जी एंड सी के बीच में, तो जी एंड सी। अब ये हमें क्वेश्चन इस तरह से पूछ रहा है कि जी एंड सी के बीच में कितने पर्सन बैठे। तो जी एंड सी के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, ये पर्सन नंबर 1 और पर्सन नंबर 2। ठीक है, आपको ये नहीं काउंट करने, ये ऊपर जो पर्सन है ये किनके बीच में बैठे, ऊपर के पर्सन बी और एच, ये ई और डी के बीच में। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है, आप मिस्टेक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितने पर्सन बैठे हैं, यहाँ पर 2 पर्सन बैठे हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक अगेन। इफ, यहाँ पर ये गलती है, एच नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इफ ए एंड बी एक्सचेंज देयर पोजीशन, हु अमंग दिस इज अ नेबर ऑफ एच। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन की, एच ए और बी अपने पोजीशन एक्सचेंज कर दी। ठीक है, क्या कर दी, ए और बी ने अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर दी। तो नया अरेंजमेंट क्या बन के आ गया, ई ए एच डी सी बी और सी एफ बी जी। तो ये नया अरेंजमेंट बन के आ गया। तो ये जो अरेंजमेंट हमने नया बनाया रेड पेन से, ये जो अरेंजमेंट बनाया, ये सिर्फ एप्लीकेबल है किसके लिए, जो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ये एप्लीकेबल है सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 के लिए एप्लीकेबल है, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ही एप्लीकेबल है। कौन सा वाला, जो क्या कह रहा था हमें, उनकी पोजीशन चेंज हो रही थी। तो क्या कर रहा है क्वेश्चन, हु अमंग दिस इज अ नेबर ऑफ एच। फिर अगर इनकी पोजीशन चेंज कर दे तो एच का नेबर कौन है, एच का नेबर कौन है, एच का नेबर ए है और डी है। तो क्या हमें इसमें ऑप्शन दिया गया है ए और एच का, तो हाँ ऑप्शन नंबर 4 हमें दिया गया है, जो कि बता रहा है ए इज द नेबर ऑफ एच इन न्यू अरेंजमेंट्स। ठीक है, तो आई होप कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमने क्वेश्चंस को भी डील किया, क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है ये भी मैंने आपको बताया। थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो गया, लेकिन आपको एक एक पॉइंट को जो है बहुत ही अच्छे से समझना होता है, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट से जो है 2 से 3 केसेस बनने के चांसेस रहते हैं।
जब हम रीजनिंग एबिलिटी की बात करते हैं तो एक ही सेंटेंस है, कोई भी टॉपिक हो, एक ही सेंटेंस है, उसकी 2 से 3 मीनिंग्स निकल सकते हैं। तो हमारा बस इतना ही था आज। ये था जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 दिखा यहाँ पर। हम्म, थोड़ा सा तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम जो है कुछ और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन हमारा था 6। अब नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल 7। ये भी मल्टीपल रो पे बेस्ड है। अगर आप चाहे तो इसे होमवर्क के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनता है तो हम इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपने मेरे चैनल को इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर इस वीडियो को आपने शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो जितना ज्यादा मुझे सपोर्ट मिलेगा हम उतने ही ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी जो अगर हम देखें तो अभी सिर्फ हम इजी टू मीडियम लेवल ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। क्यों? फिर हम क्योंकि अभी जो है इजी टू मीडियम हम इसलिए सॉल्व कर रहे हैं ताकि आप जो जो भी टॉपिक में आपको पढ़ा रहा हूँ तो सबसे पहले आपको इनकी कॉन्सेप्ट बेसिक सब पता होनी चाहिए। जब आप कॉन्सेप्ट बेसिक पता होगी तभी जो है आप इजी टू मीडियम लेवल के क्वेश्चन डिस्कस कर पाएंगे। फिर जब आप इजी टू मीडियम लेवल क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर लेंगे तो इजी टू मीडियम लेवल क्वेश्चन आपके जब अच्छे से सॉल्व आप कर लेंगे उसके बाद जो है हम मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे या एडवांस लेवल की क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो ये एग्जाम में जो है इजी टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन नहीं आते। कौन से? इजी टू मीडियम वाले नहीं आते। आपका कोई भी जो एग्जाम हो उसमें जो है मीडियम से लेकर डिफिकल्टी लेवल जो रहता है, मीडियम टू डिफिकल्टी लेवल जो रहता है, मीडियम टू डिफिकल्टी रहता है, ठीक है। तो अगर सपोज 60 मार्क्स का क्वेश्चन या 60 मार्क्स का पेपर है तो उसमें से कुछ 10 to 20 क्वेश्चन जो ऐसे हो गए जो हाई लेवल क्वेश्चन हो गए, हाइयर ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चन हो गए। और 40 मार्क्स के क्वेश्चन जो होते हैं मीडियम लेवल के होते हैं। लेकिन ये 10 to 20 क्वेश्चन ही कुछ ऐसे होते हैं जो आपका एंड रिजल्ट डिसाइड करते हैं कि अदरवाइज आप उस एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं या नहीं। तो ये जितने भी वीडियो हैं आपको प्रॉपरली सबको देखना है। अगर आपको और एक और चीज से आपसे कहना चाहूंगा मैं, सपोज आपको जो भी मैं आपको मटेरियल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये जो भी आपको मैं रीजनिंग एबिलिटी में पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग एबिलिटी से ही बात कर रहा हूँ, रीजनिंग एबिलिटी के बारे में ही बात कर रहा हूँ। तो रीजनिंग एबिलिटी का अगर आपको सपोज कोई क्वेश्चन ऐसा है जो थोड़ा सा आपको लग रहा है कि आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप ये क्वेश्चन जो है मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर मैं हूँ तो आप टेलीग्राम के थ्रू मुझे सेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको मेरी टेलीग्राम लिंक जो है कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। तो आप जो भी मुझे डाउट पूछेंगे, अगर वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा रहा तो उस क्वेश्चन का मैं जो है आपको वीडियो दे दूंगा, ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी रहा कोई क्वेश्चन, ठीक है, या थोड़ा सा मीडियम लेवल क्वेश्चन रहा तो इसका मैं आपको पेपर पे एक सॉल्यूशन दे दूंगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा रहा कि आपको मुझे ऐसा लगता है कि आप बच्चों को कुछ बहुत ही अच्छा उसमें सीखने को मिले, कुछ डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन रहा तो उस तरह का क्वेश्चन अगर रहा तो मैं उसको आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। जिस और उसमें जो है हम सारी बातें डिस्कस करेंगे। उस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात कर लेंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है सॉल्व करने के लिए, ठीक है, कौन सी ट्रिक्स यूज करनी चाहिए ताकि आप जो है टाइम को बचा सके। कौन थोड़ी सी आपको टिप्स के बारे में ही बताऊंगा और स्ट्रेटेजी भी बता दूंगा आपको उस क्वेश्चन को। अगर इस तरह से डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर कोई एग्जाम में आता है तो उस क्वेश्चन को हमें किस तरह से डील करना चाहिए। तो आई होप कि आपको जो भी मैंने इस वीडियो में समझाया या जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। बस इस वीडियो को एंड करूंगा छोटे से थॉट कोट के साथ, वी आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट ईयर ऑफ लर्निंग टुगेदर। थैंक यू फ्रेंड्स।